साउंड टेक 7 एक्शन। ओके, चेरी साहब ने अपनी राय दी। अब विशंबर जी आपके पास आ रहा हूं। जरा ये राय तो जो हमारे पास अभी तक पिछले कुछ दिनों के बयान है और अंडरस्टैंडिंग है उससे ये समझ में आता है जो एम्स हैं अमेरिका के वो 3 हैं। एक ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, दूसरा ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और तीसरा रिजीम चेंज। 3 एम्स हैं शायद, जितना मैं समझ पा रहा हूं। आप मुझे बेहतर बताएंगे। लग रहा है आपको इसमें से कोई भी एम अमेरिका, इजराइल और वो फ्रांस, यूके, जर्मनी वो सब कह रहे हैं हम भी आ जाएंगे, ये कर पाएंगे? 5 हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं, लग रहा है आपको? देखिए, लड़ाई के हिसाब से अगर देखो ना तो किसी फीचर को कैप्चर करना मेरा ऑब्जेक्टिव हो सकता है, मेरा एम हो सकता है, लेकिन ग्रैंड स्ट्रैटेजी का एम नहीं हो सकता। जो अमेरिका की ग्रैंड स्ट्रैटेजी है, अगर उस पर इतनी बड़ी युद्ध करना पड़ा है उसको, तो मैं समझता हूं अमेरिका और इजराइल को कहीं कोई जगह नहीं है उनके स्ट्रैटेजिस्ट को। उनकी मेन स्ट्रैटेजिक एम क्या है? ग्रैंड स्ट्रैटेजी है चाइना को मार्जिनलाइज करना, रशिया को आइसोलेट करना, और जो न्यूट्रल कंट्रीज हैं उनके अंदर एक ये परमानेंट ये एक उनके अंदर एक इम्प्रिंट छोड़ देना, डर कह लो, इम्प्रिंट छोड़ देना कि मैं सिंगल पोलर वर्ल्ड हूं, मैं सिंगल पावर हूं, मेरी चलती है, मैं दादा हूं, आप मानिए आज नहीं तो कल माननी पड़ेगी। ये कम मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन का पिछले 2 साल से पार्ट 2 का ये ट्रम्पिज्म है पार्ट 2 का। तो ये उसका ग्रैंड स्ट्रेटजी गेम है। अब उसमें सत्ता बदलना, न्यूक्लियर डिस्ट्रक्शन, वो तो कह रहे थे साहब आप हमारी पूरी न्यूक्लियर, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को कहा साहब आपको जो चाहिए न्यूक्लियर फैसिलिटीज के उस हिसाब से एग्रीमेंट कर लो, हम न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं करेंगे। ओपन बोला। अब आ गए उनके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पे। तो फिर आप बैलिस्टिक, फिर अच्छा अब रिजीम चेंज पे आ गए। रिजीम चेंज में भैया, रिजीम चेंज का मतलब क्या? आप ढांचा समझिए ना ईरान का। एक तरफ तो अयतुल्लाह खमेनी है जो उनकी लीगेसी है, उनकी एक कंप्लीट उनकी आइडियोलॉजी है, वो एक उनकी रिलीजियस पॉलिटिकल रिलीजियस हेड है, एक उनकी पॉलिटिकल आर्म है यार, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, एक उनकी पार्लियामेंट है, उनके यहाँ और रिलीजियस में उनकी काउंसिल है ऑफ गार्जियंस। और अगर आप देखें बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, किस किस को बदलोगे? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मतलब आप आज बदल भी दो, देखिए पहली तो बदला नहीं होगा, यहां पे कंप्रोमाइज लीडरशिप आएगी, लेकिन उसको भी दिक्कतें आएंगी। और क्या मैं तो विशंबर जी ये सोच रहा हूं कि लगता है कि अटैक करने से पहले इन लोगों ने सोचा नहीं होगा कि 4-5 हफ्ते चलेगा। इन्होंने सोचा होगा 4-5-10 दिन में हो जाएगा। बाद में अब कह रहे हैं 5 हफ्ते। नहीं बोल रहे हैं 5 हफ्ते। ईरान, देखिए आप अमेरिका से डील कर रहे हो, इजराइल से डील कर रहे हो साहब, बहुत हर एक चीज रिहर्सल की होगी, हर एक चीज पे डिबेट हुई होगी, हर कंटिजेंसी को डिस्कस अभी तक तो लग नहीं रहा ईरान कोई पीछे हट गया। लगता नहीं, हटेगा नहीं ना। पहले 2-3 दिन है, लंबा खींचेंगे, टायर आउट करेंगे। अंदर जो ईरान के अंदर जो तबका है जो चाहता है इनको फेंकना, वो बहुत छोटा तबका है लेकिन वॉलेटाइल है, उसको वो दबा हुआ है ना। विशंबर जी क्या ये सच नहीं है? ईरान अकेला खड़ा हुआ है, बिल्कुल खड़ा, उसके साथ एक देश नहीं आ रहा, एक भी देश नहीं उसके साथ। हाँ। ये इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन उसने भी एक स्ट्रैटेजी खेली। देखिए सबसे बड़ी बात ईरान को देनी पड़ेगी आपको कि टॉप लीडरशिप आपने मार दी पहले दिन, राइट? लेकिन उसकी जो स्ट्रैटेजी, उसने भी अपनी कंटिजेंसी प्लानिंग कर रखी है, उसने भी अपने एसेट्स को इस ढंग से यूज कर रखा कि वो पिछले साल से 6 महीने पहले वाली बात नहीं है। उसने अपने डिवाइड कर रखे हैं, सिंगल लॉन्चर्स कहीं कहीं छोड़ रखे हैं, उनके ऑब्जेक्टिव दे रखे, कब किस स्टेज में किसने क्या करना है वो सब डिसाइडेड है। अगर कंप्लीट कम्युनिकेशन फेल हो जाए तो खींचेगा कुछ दिन और डिसेंशन डिस्टेबलाइज रहेगी। हाँ, ये कर लो पहले। इस पे सबसे, और देखिए आप भारत की बात कर रहे थे। हाँ जी साहब, भारत की कुछ लोग तेल की बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं हमारा 120-130 बिलियन डॉलर आ रहा है। आप समझ नहीं रहे, ये इलाका स्ट्रैटेजिक है, ग्लोबल स्ट्रैटेजिक है साउथ ईस्ट एशिया के लिए। आप नॉर्थ, आप वेस्ट में जा ही नहीं सकते। ये हमारा कम्युनिकेशन हब है, हमारा ट्रांसपोर्टेशन हब है, रेड सी, ये सब हमारी। कहां से जाओगे आप? कहां से घूम के जाएंगे इंडियन शिप्स नॉर्मल गुड्स के लिए? इन्फ्लेशन का डर है। और कितनी कंपनीज है इंडिया की जिन्होंने छोड़ के बॉम्बे आज अपने हब बना रखे इस एरिया में कहने का मतलब इंडिया इज द बिगेस्ट लूजर इन दिस एंटायर वॉर। इंडिया इज इकोनॉमिकली
इट इज हर्टिंग अस 1 बिलियन 1 करोड़ लोग फंसे हुए हैं और हमें और उन माता पिताओं पे क्या गुजर रही होगी वो मैं बात नहीं करना चाहता। देखिए इंडिया नहीं, का विशंबर जी, बहुत बड़ा लॉस ठीक है, ये लॉस कह रहे हैं, आप कुछ भी बोलो ये नहीं सुनने वाला। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं आपसे, अगर ऐसे इस लॉस के टाइम में भी प्रधानमंत्री इजराइल के पीएम से बात करते हैं और यूएई के प्रेसिडेंट से बात करते हैं और ईरान पर या खामनेई के बारे में वो कुछ नहीं बोल रहे, हमारी सरकार कुछ नहीं कह रही, इसका क्या मैसेज देना चाह रही है सरकार? देखिए बात यह है कि मैं हरियाणवी में बोल दूं, हाँ। जब बढ़वा करता है ना तो कुछ लोग उससे चुप रहते हैं। देखिए मैं इस मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मामले में बिल्कुल जो हमारी गवर्नमेंट है उसको कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि साहब ट्रंपिज्म को कंट्रोल करने का ये टाइम नहीं है। ये टाइम अमेरिका को कंट्रोल करने का टाइम था 2019, जब आपने विड्रॉ किया कि भाई हम आपसे तेल नहीं लेंगे ईरान से, तो आप विड्रॉ कर गए। जब आप विड्रॉ कर गए अब कोई टाइम नहीं, अब तो सुनेगा नहीं, आप क्या बोलोगे? नहीं, ट्रंप की बात क्यों नहीं तो कुछ तो, जैसे कांग्रेस पार्टी कह रही है, कांग्रेस पार्टी कह रही है, कुछ तो बोलिए। क्या बोले और उसका क्या मीनिंग है? अब जिस चीज का कोई अमेरिका ने एक आपको मैसेज दिया है कि इसमें आप इररेलेवेंट है, आप क्यों दुनिया को बता रहे हो कि हम इररेलेवेंट है? कल क्या किया पाकिस्तान ने? अपनी रेलेवेंस बढ़ाने के लिए 200% में लिख के दे सकता हूं, जो कल कराची में हुआ आईएसआई का कराया हुआ था, ताकि उनकी कहीं रेलेवेंस आए, अमेरिका से फोन वोन आए, हमारी दूतावास हो रही है वो। आई एम टेलिंग यू दिस इज हाउ दे प्ले। इंडिया इज नॉट ए कंट्री लाइक दैट। देखिए इन 5 मिलेनियम की, न्यू मिलेनियम की 5 पावर सेंटर्स हैं भाई साहब। इंडिया एक उसका पावर सेंटर है, रशिया एक पावर सेंटर है, वो जो दूसरी पावर सेंटर से उलझ गया यूरोपियन यूनियन से। चाइना इंडिफरेंट है। इसमें अगर किसी की क्रेडिबिलिटी का स्टेक है तो चाइना की क्रेडिबिलिटी एट स्टेक है, इसमें अगर किसी क्रेडिबिलिटी का स्टेक है और आइसोलेशन का है तो रशिया इज एट स्टेक है। इंडिया के पास मल्टी ऑप्शंस अवेलेबल हैं अभी भी। यू आर राइट ब्रो। आपकी राय दीपक जी बोलिए जरा। कांग्रेस पार्टी बोल रही है भैया इस तरह से आप डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन से देश में किस पार्टी या किस विचारधारा की सरकार होगी, आप इस तरह से रिजीम चेंज नहीं कर सकते, किसी तरह के इस तरह से घुस के कहीं के राष्ट्राध्यक्ष को नहीं मार सकते, यह गलत है और भारत सरकार को इस पर अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। दीपक जी आपकी राय। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ हो। तो मेरी इतनी ऊंची आवाज नहीं है जैसे कुछ हमारे फ्रेंड्स की है। फौजी हैं हम साहब, आप डिप्लोमेट हैं, आप धीरे धीरे बोलिए। आप लोगों ने देश तबाह कर, दुनिया तबाह कर दी 70 साल में पूरी डिप्लोमेसी ने। जो अमेरिकन बोलते हैं वही बोल देते हैं, तो मैं बोलता हूँ साहब ऐसे इनडायरेक्टली मत बोलिए मेरे को। शंबर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए शंबर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए मानक समझना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ईरान के पक्ष में बोलो, किसी के पक्ष में बोलो, दुनिया को असूल के पक्ष में बोलना पड़ेगा। और असूल ये है कि किसी भी कंट्री की फर्स्ट टाइम जब सॉवरेनिटी आप वायलेट करते हो तो वो कंट्री कहीं ना कहीं अमेरिका कसूरवार है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, इसमें बोलने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है, मुझे कोई बताए किसी ने चेरनोबिल की, आज मैं मानता हूं उनके पास हथियार नहीं है, उनके पास सिर्फ यूरेनियम है और उनके पास आज न्यूक्लियर वेपन नहीं है। किसी ने कभी चेरनोबिल लीकेज की पूरी स्टडी की है? साहब रशिया में रहे, मैंने वहां रशिया में मैं भी रहा हूं और मैंने उसकी पूरी बाउंड्री देखी और मैं अपने मेडिकल कोर को पूरी को दिखा के लाऊं कि ट्रीटमेंट कैसी और 10 साल बाद कैसे रही। अगर नतांज में आपकी स्ट्राइक से जो भी यूरेनियम है अगर वो लीक करता है, अगर इफान में जो भी यूरेनियम है अगर वो लीक करता है, अगर आप फोदरो में जो भी यूरेनियम है जिस भी लेवल का है, 60 है 90 है, मैं नहीं कह सकता, मिलिट्री ग्रेड वेपन ग्रेड है नहीं है, वो यूरेनियम है, उसका लीकेज होता है तो कितने ईरानियन मरेंगे, कितने लोग मरेंगे साहब। जो अरे देवा ये गड़बड़ है बाबा। लोग इंसानियत की बात करते हैं ना, उन्हें यह भी बात करनी चाहिए कि आप पूरे ईरान को तबाह कर दीजिए, छोड़ दीजिए ना। जब ईरान तबाह हो जाएगा तो ये साइट ही आपकी हो जाएंगी। जिस दिन आप ईरान की लीडरशिप चेंज कर दोगे तो साइट तो आपकी हो ही जाएगी। आप कल अपना प्रेसिडेंट बना दो तो कहेगा साहब लीजिए, तो आप इन पे स्ट्राइक कर रहे हो तो आप तो बहुत बड़े इंसान हो भाई। सॉरी फॉर माई बीइंग पैशनेट, आप तो बड़े दुनिया में आप तो हो गए राजा और वो हो गए क्रिमिनल्स। मतलब आप पूरा ईरान क्रिमिनल है और ये लोग जो कर रहे हैं दादागिरी, जो ट्रंप जो दादागिरी कर रहा है, मनमानी कर रहा है, तानाशाही कर रहा है दुनिया में, वो साहब बहुत शरीफ आदमी हो गया। बेशर्मो शर्म करो शर्म। सुरेंद्र राजपूत पहले आप। सुरेंद्र भाई, मैंने 3 सोशल मीडिया पोस्ट बताए खामनेई साहब के, और अभी जैनी साहब ने भी बताया यूएन में भी उसने, ईरान ने हमें कभी सपोर्ट नहीं किया कश्मीर के मुद्दे पर, तो फिर हम क्यों बोलें खामनेई की हत्या पर और जो इजराइल यूएस ने अटैक किया उस पर? सुरेंद्र भाई बोलिए।
अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी तो किया ना, अभी बताता है। मत बोलिए, कौन कह रहा है बोलने के लिए? मत बोलिए, अपनी स्थिति को और बेशर्मी से और खत्म कर लीजिए, हमारी विदेश नीति को बर्बाद कर दीजिए। भारत का स्टैंड दुनिया में कुछ है ही नहीं, ना वो इधर है बाएं है ना दाएं है। भारत का स्टैंड तो ये आ रहा है सारे की सारी दुनिया में कि जब नरेंद्र मोदी जी इजराइल गए उसके 2 दिन बाद वहां से अटैक हो गया। भारत के स्टैंड पर तो यह शर्मनाक स्थिति आ रही है आज की डेट में मानक भाई कि हमारी पूरा खुफिया तंत्र और विदेश नीति पूरी बर्बाद हो गई। मोदी जी की इजराइल यात्रा यह साबित करी है तो प्रधानमंत्री बेसुध हैं और या फिर जो है हमारा पूरा का पूरा सिस्टम रॉ है, क्या नाम विदेश नीति है हमारी या हमारी रक्षा नीति है, ये सारे के सारे ये बेसुध हो गए। आपके सामने है, बहुत बुरी तरीके से हमारी फेलोरिटी है और ये फेलोरिटी अगर आप मानना चाहते हैं तो बिल्कुल मत बोलिए। अरे अगर आपको नहीं बोलना है तो खामनेई के खिलाफ बोल दीजिए, अगर आपकी हिम्मत है तो क्यों नहीं बोलते हैं भाई? आपको इजराइल और अमेरिका के पक्ष में रहना है तो आप उनके पक्ष में बोल दीजिए, बोलिए, तो अपनी स्टैंड तो रखिए, अपने आप को जीरो तो मत कीजिए। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। पिछले 70 सालों में या तो हमने किसी का पक्ष में अगर बात की है तो दुनिया ने सुनी है, हमारी शांति की बात दुनिया ने सुनी है, लेकिन इस बार तो पापा वार ना रुकवा पा रहे, ना करवा पा रहे, ना बोल पा रहे, ना चुप रह पा रहे। आप बताओ हमको। और मैं आपको जो सबसे बड़ी बात बताता हूं वो शायद अभी आपके जितने बाकी लोग हैं अभी यहां पर, भाजपा ने पिछले 10 सालों में डिप्लोमेट्स को भी जॉम्बी बना दिया है, जॉम्बी बना दिया इन डिप्लोमेट्स को, जितने पुराने डिप्लोमेट्स हैं। अब दुनिया में ये पहला युद्ध हो रहा है जो एप्स्टीन फाइल के गुनहगारों ने किया है। सारे के सारे एप्स्टीन फाइल के गुनहगार हैं, चाहे वो इंग्लैंड वाला हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे नेतन्याहू हो, और चाहे इस पर जो गंभीर चुप्पी साधे हैं हमारे हरदीप पुरी जी के बॉस हों। वो सारे के सारे एप्स्टीन फाइल के समर्थक लोग, जिनका एप्स्टीन फाइल में नाम है, जिनका एप्स्टीन फाइल से संबंध है किसी न किसी रूप में, वो एप्स्टीन फाइल के विरोधियों का, जिनका एप्स्टीन फाइल में नाम नहीं है, उसके वाह मोदी जी, वाह वाह खिलाफ अच्छा सुरेंद्र भाई अब एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए, तो अब एक सेकंड, बस एक सेकंड जी देखिए, ये तो पूरी दुनिया और पूरा हिंदुस्तान मानता है कि हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्राफ्ट किसने की थी? कांग्रेस पार्टी ने की थी। नेहरू जी के जमाने से हमने उसे नॉन अलाइंड मूवमेंट के साथ जोड़ के हमने अपनी एक लाइन ली थी, हम किसी के साथ नहीं गए, बिल्कुल बिल्कुल हमने अपना हित देखा। नॉन अलाइंड मूवमेंट बनाने वाली कांग्रेस पार्टी आज कह रही है कि हमको अलाइन हो जाना चाहिए। सुरेंद्र राजपूत, मैंने आज की डेट में मैं नहीं कह रहा हूं, हम तो कह रहे हैं कि हमारी नॉन अलाइंड पॉलिसीज बेस्ट थी। हाँ, फिर आज की डेट में आप जिनके साथ खड़े उनके साथ दिख भी नहीं रहे, आप जीरो हो गए। नॉन अलाइंड मूवमेंट तो गांधी का सत्याग्रह था, जहां पर आपकी आवाज तीसरे देशों की आवाज, 135 देशों की आवाज, ये चाहे नाटो वाले हो चाहे वारसा वाले हो, सुनते थे। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं सुरेंद्र भाई, देखिए मुझे पता है कांग्रेस पार्टी का स्टेटमेंट आ चुका है, बहुत सोच समझ के विचार मंथन करके कांग्रेस पार्टी ने यह बयान जारी किया, उसको बनाया और उसके बाद उसको सोशल मीडिया पर डाला। आपको भी पूरा ब्रीफिंग मिला होगा भी ये बोलना है ये नहीं बोलना है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए बता दीजिए फिर, ईरान और ये यूएस इजराइल की जंग में ये तो क्लियर है ना कि ईरान सही है और यूएस इजराइल गलत कर रहे हैं, क्लियर है ना? ये बोल दीजिए एक बार फिर से। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। देखिए, जो लोग एग्रेसर हैं, जिन लोगों ने पहला अटैक किया है, जिन लोगों ने एक सत्ता के सर्वोच्च नेता को मारा है, यह आतंकी कार्रवाई की तरीके से देखा जाना चाहिए। क्योंकि आज जो आपने आप मतभेद हो सकते हैं भाई, मेरे पाकिस्तान के मतभेद हो सकते हैं, यूक्रेन रशिया के मतभेद हैं, लेकिन पुतिन ने जेलेंस्की को एग्जीक्यूट नहीं किया। आज की डेट में कर नहीं पा रहा है भाई, कोशिश तो कई बार कर ली। सुनिए ना पहले, अरे सुन लीजिए, हंसिए मत, मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं। हम तो सुनते हैं, वो कहते हैं कि यहां से हमला हुआ, मारने की कोशिश चीज है ना, ऐसा कभी नहीं करेगा। सुन लीजिए, मैं क्योंकि आप पुतिन का भी पक्ष देखिए, वेस्टर्न मीडिया को खाली मत देखिए थोड़ा सा। मैंने कहा ना कि आजकल ये भाजपा के राज में डिप्लोमेट्स, भाजपा के राज में अन्य लोग, नाम नहीं लूंगा, ये सब जॉम्बी हो गए।
पर्सनल मत करिए। अगर आज जो है पर्सनल मत करिए। राष्ट्राध्यक्षों को इस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाने लगा तो दुनिया में एक सवाल और उसके बाद संजू वर्मा, सुरेंद्र ये तो लेने के देने पड़ गए। राजपूत, बताइए हिंदुस्तान को क्या करना आपको चाहिए, मैं भारत बात सरकार को बताता क्या करना चाहिए, बताइए कैसा बयान देना चाहिए, बोलिए। हिंदुस्तान को अन्याय के खिलाफ डट करके खड़ा होना चाहिए। अन्याय जो लोग कर रहे हैं, जिन लोगों ने एक देश के राष्ट्राध्यक्ष को, सर्वोच्च नेता को बगैर किसी बात के एग्जीक्यूट कर दिया। आप लड़ाई लड़ते, उसके सर्वोच्च नेता को मारने की क्या आवश्यकता थी? ऐसे मारने के लिए तो कल की डेट में हमारे, आपके, चीन के, पाकिस्तान के सारे राष्ट्राध्यक्षों को कोई ना कोई निशाना, अमेरिका किसी को भी बना सकता है। ओके संजू वर्मा, ऑलराइट संजू वर्मा। मानक भाई, क्या सुनिए एक 5 सेकंड का। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है और आपके पीछे तेज हवाएं और मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, अब मेरा नंबर आया और मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। ठीक है।